हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिक। देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। हम यहां पढ़ेंगे पहले वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ शब्दावली है इस पार्ट से रिलेटेड, उनको पढ़ेंगे। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि इस पार्ट में काम आने वाली हैं, जिससे कि ये चैप्टर समझना आसान होगा। कुछ वो शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आईयूपीएसी नामकरण की चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इन यौगिकों का नाम रखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हम समवायवता के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कुछ आबंध सिद्धांतों की। इतना हमें पढ़ना है, ठीक है। वर्नर का सिद्धांत, शब्दावली, आईयूपीएसी, समवायवता और आबंध सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी किसी न किसी बंध से मिलकर बनी हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हैं। वो अणु आपस में जब बंध बनाते हैं तो चीजें बनती हैं। तो आपको पता है कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। आपने जो केमिस्ट्री की पुरानी पिछली कक्षाएं हैं उनमें पढ़ा होगा कि जब भी, पहली बात तो आप समझो कि बंध बनता क्यों है। अगर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जो वायुमंडल में आपस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनको क्या जरूरत पड़ती है कि ये बंध बनाते हैं। देखो, जब भी कोई अपनी स्टेबिलिटी, अपने को और स्टेबल करना चाहता है, तभी वो बंध बनाता है। बंध का मतलब कुछ लेन देन वाली बात होती है। जैसे आप लोग दो लोग हो, एक के पास पैसा कम है, दूसरे के पास पैसा ज्यादा है। तो जब भी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी होती है, अपने आप को स्टेबल करना रहता है, तब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलके बंध बनाते हैं। अब आप जैसे एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे थे, जिसके पास पैसा कम है वो जिसके पास पैसा ज्यादा है उससे ले लेगा उधार, तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी, एक बंध बन जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ रसायन विज्ञान में भी होता है। जो अब जैसे ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 2s2 2p2 2p2। और स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो बेटर रहता है, 8 हो तो बेटर रहता है। यही पढ़ा है। 2 8 ऐसे करके नियम है, 2 8 8 18 ऐसे करके पढ़ा है। तो वैसे ही हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर 4 हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो क्या बन जाएगा? देखो यहां पर अगर इसको देखें तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच के ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले में पहुंच जाएगा। पी, ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है किसी भी कार्बन एटम का। 1s2 2s2 2p2। s यहां सबसे s सबशेल और p सबशेल दर्शा रही हैं। इनके अगर हम ऑर्बिटल्स बनाएं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसलिए यहां 2 और यहां फिर 2। एक्साइटेड स्टेट में पहुंच के क्या होगा? ये उठा के यहां आ जाएगा। अब इसके पास यदि 4 हाइड्रोजन मिलके साझेदारी कर लें, बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरत होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। चाहे जैसे मान लो ये है, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अगर साझेदारी कर लें, आपस में इन दोनों की शेयरिंग हो जाए, तब हम उसे कहते हैं बॉन्ड बन जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं हैं। वास्तव में यदि आपको समझना है कि बंध क्या होता है, बंध कोई रस्सी नहीं है कि दोनों एटम्स को मिलकर पकड़ा दिया। ये जस्ट एक फोर्स होता है जो कि 2 अलग अलग अणुओं को आपस में जोड़े रखता है। एक दिखाई न देने वाला फोर्स होता है। देखो,
यहां पर पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, राइट। यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है। इससे ऐसा ही हाइड्रोजन के लिए भी होगा। हाइड्रोजन में भी एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो जब भी दो अणु या परमाणु बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि इसके पॉजिटिव न्यूक्लियस से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होके जो एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं, उसको ही बंध कहते हैं। समझ आ रहा है? इसके लिए हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? अब आपको समझना होगा कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक बंध या आयनन बंध। इसमें क्या होता है, जैसे Na और Cl का एग्जांपल बहुत ही प्रचलित है। Na के पास अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहां पर, और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको पूरी तरीके से दे देगा। ऐसे बंधों पे में जो एटम्स होते हैं उन पे चार्ज आ जाता है। ये चार्ज आने का मतलब है इसने पूरी तरीके से एक खो दिया और इसने पूरी तरीके से एक ले लिया, यानी इस तरीके के बंध को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनन बंध। ठीक, इस तरीके से दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग होती है। यहां पर जैसे अभी हमने जो एग्जांपल समझा, इसमें C के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है या कम नहीं है, हाइड्रोजन के पास भी कम नहीं है, लेकिन अगर साझेदारी कर लें, साझेदारी से ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ही एटम्स को स्टेबल बना सकते हैं। तो जब साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से और दूसरा दूसरे एटम से आता है, तो इस तरीके से बने बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, या आप हिंदी में बोलते हैं संयोजक बॉन्ड, संयोजक बंध। ठीक है, इसमें जिसकी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, वो एक की तरफ थोड़ा ज्यादा झुके हुए हैं, केवल इसीलिए। और इसमें क्या है, पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है। यहां पर अब इलेक्ट्रॉन Na के पास नहीं रह गया है, तो इसलिए यहां यह आयनन बंध कहलाता है और यहां यह संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरा और जो इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं वो है सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध, इसमें देखो क्या होता है, आप तीनों में अंतर समझ पाएंगे तभी आप इस चैप्टर के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, वरना मुश्किल होगी। इसमें क्या होता है, ए के पास इलेक्ट्रॉन है और बी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, बी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, लेकिन ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, यदि वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर बी के साथ साझा कर ले, ये साझा हो रहा है, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ए के पास भी वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और बी के पास भी रहेंगे, केवल थोड़ा सा ए से शिफ्ट हो रहे होंगे। यहां पर देखने वाली बात यह है कि संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से आए थे, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम से आएंगे और वो दूसरी की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना चाहेगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके का बंध कहलाता है सहयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। समझ में आ गई बात? इनको दिखाने का तरीका ये होता है, ये एरो दिखाता है जहां से इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ गए हैं। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है ए के जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनकी साझेदारी हुई है। जिसकी तरफ से जा रहा होता है एरो, उसने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं। ये बात समझ आ रही है?
ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन में। ये आपका बेसिक था जिसमें आपको केवल हम सह संयोजक बंध होते क्या हैं ये समझाना था। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे वर्नर सिद्धांत। इन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड, देखो बच्चों उस जमाने में चले जाओ जहां इसकी खोज नहीं हुई थी। उस जमाने में एक साइंटिस्ट हुए अल्फ्रेड वर्नर करके, उन्होंने इन ऐसे कंपाउंड्स का अध्ययन करना चाहा कि आखिर ये कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, आखिर इनमें इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया इन कंपाउंड्स के या इन सहसंयोजक यौगिकों के बारे में, वो कहलाता है वर्नर सिद्धांत। उन्होंने देखो क्या किया बच्चों, उन्होंने कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोराइड, इनके कंपाउंड्स बनाए, कई सारे इनके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए। इन्होंने जो कंपाउंड्स बनाए वो सब अलग अलग तरीके के बने, समझ लो 1 2 3 4 5। इन्होंने इन्होंने सेम लिया लेकिन सभी का रंग अलग अलग था। क्या रंग था अभी हम आपको बता देते हैं। कोई पीला था, कोई नील लोहित था, कोई हरा था, कोई बैंगनी था। ठीक है, तो आखिर और बल्कि थे ये सारे के सारे ही। तो आप उस साइंटिस्ट की मनोदशा को समझो और वो जैसा सोच रहा है तुम भी वैसा सोचने का प्रयास करो, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि आखिर खोज कैसे की जाती है। अभी आपको भी कुछ नहीं पता है कि, मान के चलिए कि आपको नहीं पता है कि कोऑर्डिनेशन या उपसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, उस समय भी नहीं पता था। तो जैसे उस साइंटिस्ट ने सोचा उस तरीके से आप भी सोचेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि खोज कैसे की जाती है। ठीक है, तो जब उसने क्या किया, कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोराइड के कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाए। वो कंपाउंड्स अलग अलग रंग के दिख रहे थे। तो क्या हुआ, उसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो कुछ कुछ ऐसे था, CONH3 6। ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलो पहले वही देख लेते हो कि कैसे निकल के आया। उन्होंने क्या किया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन डाला, इसके अंदर हर एक विलयन के अंदर सॉल्यूशन डाला। ठीक, उन्होंने क्या देखा कि AgNO3 अगर नंबर 1 2 3 4 1 वाले सॉल्यूशन में हम अगर AgNO3 का 1 मोल डालते हैं, 1 मोल और 1 मोल इस कंपाउंड का लेते हैं, तो हमें 3 मोल AgCl मिलता है। AgNO3 के इस पे डालते ही 3 मोल AgCl का आक्षेप यहां दिखा। इस वाले में हमें 2 मोल AgCl के मिले, इस वाले में हमें 1 मोल AgCl का मिला और इस वाले में भी 1 मोल AgCl का मिला। तो यानी अलग अलग रंग भी हैं और इनको जब रिएक्शन कराई गई, देखो खोज ऐसे होती है, हमको जो चीज नहीं पता होती है उसकी हम किसी और से अभिक्रिया करा के उत्पाद की, जो उत्पाद बनता है उसकी एनालिसिस करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो देखो इतना कंफर्म था कि इन दोनों मतलब अमोनिया के 6 मोल इसमें, या फिर मान के चल लो 3 Cl और कुछ अमोनिया के इसमें हैं। ठीक है, आपके 6 और 3 का इसमें केस चल रहा है। ठीक है, कुछ अमोनिया है और कुछ क्लोराइड आयंस हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, इस वाले ने तीनों के तीनों AgCl मतलब 3 AgCl आ गए, मतलब जो 3 मोल क्लोराइड आयंस के इसमें थे वो तीनों के तीनों प्रेसिपिटेट हो गए। प्रेसिपिटेट तब होता है जब वो वीकली एसोसिएटेड होता है किसी कंपाउंड से। आपको जब हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया था जो सारणी थी वो किस हिसाब से दूसरे को विस्थापित करती है। जब भी हम Ag का सॉल्यूशन डालते हैं वो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, याद आया? क्वेश्चन हमने करा था ऐसा, FeSO4 के सॉल्यूशन में हम कुछ अगर Ag का डाल दें तो उसमें अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इस तरीके से पढ़ा था। कुछ वैसा ही है, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे। तो यहां पर 3 AgCl आए, इसका मतलब इस कंपाउंड में जो 3 क्लोराइड आयंस थे वो वीक थे, वो वीकली एसोसिएटेड थे। मतलब दोनों के कोबाल्ट एक मेटल आयन है,
बाकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। अच्छा, कोबाल्ट जो है वो मेटल है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों इसके पास लोन पेयर है, एकल युग्म है, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। यानी ये और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो इतनी बात तो पहले से ही क्लियर थी कि इन दोनों स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तभी बंध बन रहा होगा। इतनी बात तो बहुत पहले से क्लियर थी, लेकिन कैसे दे रहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो नहीं समझ आ रहा था। तो हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 3 AgCl आया। इसका मतलब यहां जो क्लोराइड कोबाल्ट से एसोसिएटेड था, जो बंध बनाए हुए था, वो बंध कमजोर था। तीनों के तीनों क्लोराइड से बंधे हुए जो बंध बनाया था, वो तीनों के तीनों कमजोर थे। इसमें 2 कमजोर थे, इसमें सिर्फ 1, और इसमें भी सिर्फ 1 ही कमजोर था। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या था, वो ये निकला, इन्होंने निकाला CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है। इसका निकल के आया COCl NH3 होल 5 Cl2। इस वाले का निकल के आया COCl2 NH3 होल 4 Cl2, और इस वाले का भी सेम यही निकल के आया। तो देखो इन तीनों में अंतर क्या था, इन तीनों में उन्होंने बताया, अच्छा, जो मेन वर्नर का सिद्धांत यही था कि हर एक जो मेटल आयन होता है वो 2 तरीके की संयोजकता बनाता है, 2 तरीके से बंध बनाता है। एक जिसे बोलते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक संयोजकता, यही वर्नर सिद्धांत का मेन मोटिव था बताना, और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी होती है जो कि लूजली बाउंड होती है, उसका वो कमजोर तरीके से बंधी होती है, वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम जल्दी छूट जाता है। लेकिन जो द्वितीयक होती है वो मेटल आयन से एक ऐसे बंध से बनी होती है जो कि अभिक्रिया नहीं करता, जो कि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो यहां पर जो इस बड़े जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लार्ज ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, इसमें इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। यानी कोबाल्ट क्लोराइड के साथ इस वाले मॉलिक्यूल में तीनों बॉन्ड ऐसे बनाए हुए हैं जो कि इसके साथ प्राथमिक संयोजकता में है। प्राथमिक संयोजकता माने वीक, कमजोर, इसीलिए उसने यहां पर 3 AgCl दे दिए। ये कमजोर था तभी तो दूसरा AgNO3 आया और उसने रिएक्शन करा दी। बच्चों बात समझ रहे हो, यहां पर अगर क्लोराइड आयन कोबाल्ट से मजबूत होता तो इसमें रिएक्शन नहीं हो रही होती। जब कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा मॉलिक्यूल हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो तभी होती है जब एक जगह से वीक हो। अब आपके परिवार में 5-6 लोग हैं, आपका पड़ोसी उसी को भड़का सकता है जो आपके परिवार में जो सदस्य आपसे लगाव कम रखता है, जुड़ाव कम रखता है, वो पड़ोसी वो उसको भटका सकता है और उसे अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन जो सदस्य आपस में बहुत अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं वो किसी और के आ जाने से भटकते नहीं हैं। वैसे समझो इसमें इसके अंदर क्लोराइड नहीं है, लूजली बाउंड है, इसीलिए AgNO3 जब आया तो इसने तुरंत रिएक्शन करके AgCl दे दिया। इसका मतलब है कि कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में प्राथमिक संयोजकता में था, वीक बॉन्ड बनाए हुए था, इसीलिए टूट गया। इस वाले में उसने 2 AgCl दिए, माने 2 क्लोराइड आयन जो थे वो प्राइमरी थे, बाकी जो तीसरा क्लोराइड आयन था वो द्वितीयक संयोजकता से बंधा हुआ था, जिसने कि आक्षेप नहीं दिया, प्रेसिपिटेट नहीं बनाया। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से इन दोनों में 2 क्लोराइड आयंस ने 2 क्लोराइड आयंस जो है वो द्वितीयक संयोजकता से, और एक ही केवल था जो प्राथमिक था। इसलिए उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एटम्स या मेटल आयंस 2 तरीके की संयोजकता दिखाते हैं, पहली प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक।
यहाँ पर कोबाल्ट की संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता सिर्फ अमोनिया के साथ में है, क्लोराइड के साथ में द्वितीयक प्राथमिक बना रहा है। इसमें 5 अमोनिया वाले आयंस, जो अमोनिया है वो कोबाल्ट के साथ में द्वितीयक है, एक क्लोराइड द्वितीयक है, बाकी दोनों प्राथमिक है। इसमें केवल एक क्लोराइड प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वर्नर का सिद्धांत समझ में आया? आखिर उन्होंने कैसे जाना, कैसे निकाला कि मेटल आयंस या जो धातुएं होती हैं वो 2 तरीके की संयोजकता दिखाती हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे, अच्छा, द्विलवण और ये इसको संकुल भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को संकुल भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये रहता है, अगर मान लो आपके पास FeCN6 ये एक कंपाउंड है और यहां पर K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड दे, ये दोनों में क्या दिख रहा है तुमको कि एक मेटल आयन है और कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। यहां पर पोटेशियम, एल्युमिनियम है और सल्फेट आयंस है। तो इन दोनों में अंतर यह है कि ये जो है एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, और ये जो है ये एक द्विलवण है, डबल सॉल्ट बोलते हैं, डबल सॉल्ट। इन दोनों में अंतर ये होता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, अभी तुमने देखा, जो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है वो रिएक्शन नहीं करता। यदि तुम इसको पानी में घोल दोगे ना, पानी में घोल देने के बाद भी तुमको Fe2+, Fe इसमें 3+ आएगा, Fe3+ और Cn- अलग अलग नहीं दिखेंगे। जब सहसंयोजक जो बंध बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, पानी में घोलने पे वो अपने अपने आयंस में विभक्त नहीं होता। आपको पता है जब किसी लवण को पानी में घोलते हैं तो जब इसको पानी में घोलेंगे तब इसमें K+ अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, ये वाला अलग नहीं होगा। यही अंतर होता है सहसंयोजक और द्विलवण में। इतनी बात समझ में आई? आप जो पानी नमक लेते हैं, NaCl जो होता है वो भी अगर पानी में आप घोलेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, लेकिन सहसंयोजक के केस में ऐसा नहीं होता। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब इसके अलावा कुछ शब्दावली है वो आप समझ लो। शब्दावली में आपको उपसंयोजन सत्ता, अभी आपने जो देखा बस वही है। अगर जो भी, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड था अभी, जैसे वही कोबाल्ट वाला एग्जांपल देख लो, NH3O6, ये जो आपका लिखा रहता है ये कहलाता है सहसंयोजक सत्ता। एक क्लोज्ड एंटिटी में जब एटम्स को और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनको रखा जाता है तो वो कहलाते हैं आपके उप संयोजन सत्ता। और इसमें कि ये जो होता है ये आपका केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु, या इसको धातु भी बोलते हैं, केंद्रीय धातु। ठीक है। इसके अलावा अब इसके बाद अब ध्यान से समझो, जो दूसरी चीज है इस सहसंयोजक सत्ता में, ये धातु है और ये है आपकी लिगैंड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? लिगैंड। अब ये लिगैंड क्या होता है बहुत ध्यान से समझो। ये कई तरीके के होते हैं, जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बार आएंगे। जो भी स्पीसीज, जो भी ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो लिगैंड कहलाती हैं। जिनके इलेक्ट्रॉन जो देने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, वो कहलाते हैं लिगैंड। समझ में आ गई बात? अब ये किस किस तरीके से दिए जा सकते हैं लिगैंड्स को आप एक बार थोड़ा समझ लो। लिगैंड्स 3 तरीके के हो सकते हैं। कैटायनिक काफी कम होते हैं, जिसको धनायन बोलते हैं, धनायन। ये होते हैं ऋणायन, दूसरे टाइप के। और तीसरे टाइप के होते हैं उदासीन, न्यूट्रल। ज्यादातर आप पाएंगे ऋणायन और उदासीन लिगैंड। तो ऋणायन का मतलब जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? Cl-, I-,
Br माइनस, Cn माइनस और HCN माइनस, CNO। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? EDTA रख सकते हैं, EDTA। उदासीन में आपका जैसे अमोनिया, CONO। ये अब इनके आप नाम भी समझ लो, जब आप इनका हम नामकरण करेंगे तब इनको समझना पड़ेगा। यहां पर जो ये ऋणायन है इनके ऊपर जो चार्ज होता है, सल्फेट भी मान सकते हो आप, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, इस तरीके से। तो यहां पर जो माइनस वाले हैं इनको ऋणायन बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। इनके नाम आपको पता चल रहे हैं, इनके आपको नाम लिखने होंगे जैसे ये हैं। इसका नाम बोलो क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्लोराइड पूरा लिखना पड़ेगा आपको। अभी जस्ट इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि नामकरण कैसे करना होता है। ये क्या है? आयोडाइड। ये क्या है? ब्रोमाइड। ये साइनाइड। ये थायोसाइनाइड। ये साइनेट। ये EDTA है। ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट ये एक किलेट बनाता है, मतलब किलेट बनाता है, वो आपको समझाएंगे किलेट क्या होता है। ये है आपका SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस। इसी तरीके से उदासीन जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? उनके पास दिख नहीं रहे हैं लेकिन उनके पास भी हैं इलेक्ट्रॉन। इनके पास जो लोन पेयर्स हैं उससे ये देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, N के पास लोन पेयर है, O के पास है यहाँ पे, और यहाँ भी यहाँ पर दोनों के पास है। बेसिकली यहाँ दो तरीके से देते हैं। तो ये कहलाते हैं उदासीन, जो कि एकल युग्म लोन पेयर के माध्यम से मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब आप समझ लो लिगैंड्स को, ये हो गई इनकी कैटेगरी। इसके अलावा एक और जो इनकी दंतीयता होती है उससे नापा, दंतीयता के आधार पर भी एकल दंती, ये सारे जो आपको लिख रहे हैं यहां तक, ये है एकल दंतीय। एकल दंती मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक ही जगह से देंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा जगह से दिए जाएं। ये कब हो सकता है? इथाइलिन डाइअमीन। अब जैसे ये आपका इथाइलिन होता था, इसमें हम अमीन डाल दें, NH2 ग्रुप डाल दें, ये कहलाता है ईन। इथाइलिन डाइअमीन ये भी एक लिगैंड है। ये लिगैंड उदासीन लिगैंड है। यहां पर दो लोन पेयर यहां हैं, दो यहां हैं। तो जब ये बंध बनाता है तो ये यहां, तो जब ये बंध बनाता है तो ये यहां से भी मेटल को दे सकता है और इस जगह से भी मेटल को दे सकता है। तो इस तरीके के बॉन्ड, इस तरीके के जो लिगैंड्स होते हैं इनको बोलते हैं द्विदंतीय। आप ऐसे समझो, डेंटिसिटी मतलब दांत हैं। आपको अगर कोई चीज पकड़नी है, आपको मोबाइल पकड़ना है, तो आप एक हाथ से पकड़ोगे, एक उंगली से पकड़ पाओगे? कहने को तो पकड़ लोगे उस पे, लेकिन अगर इसको दो तरीके से पकड़ोगे तो क्या होगा? बेटर होगा, राइट? तुम अच्छे से पकड़ पाओगे। तो ये हो गई द्विदंतीय। अगर इसको पूरे हाथ से पकड़ पाओ तो ये और मजबूत हो जाएगा। तो यानी जितनी ज्यादा डेंटिसिटी होती है, इसको डेंटिसिटी और दंतीयता बोलते हैं। जितनी ज्यादा दंतीयता होती है उतना ही बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। समझ में आ रही है बात? ये अगर हम क्लोराइड की चर्चा करें, एक तरफ क्लोराइड से ये बंधा हुआ है, एक तरफ ये इथाइलिन डाइअमीन से बना हुआ है, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी उससे ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से उसको जकड़े हुए है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से इथाइलिन EDTA होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ये आपका हो गया, ये इथाइलिन होता है, मतलब इथाइलिन कहने को तो ये होता है, ये इथाइलिन है। अब इसमें समझो एक बॉन्ड हटाओ। अब इस बॉन्ड में डाइअमीन जोड़ने के लिए 2 N लगाने पड़ेंगे, जो आपको अभी इन समझाया। देखो ये कैसे बन रहा है, आप समझ जाओ तो आसान होगा आपको। देखो इथाइलिन आपका ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक? इससे हम क्या करें, इससे हम एक बॉन्ड एक ये बॉन्ड हटा लें ऊपर से, और इसको डाइअमीन बनाने के लिए हमें NH2 लगाना पड़ेगा। डाई का मतलब होता है दो। ये आपका NH2 लगा दिया आपने, ये बन गया आपका ईन। ये द्विदंतीय है। समझ में आ गई बात? अब इसको टेट्रा एसीटेट बनाने के लिए
टेट्रा एसीटेट बनाने के लिए 4 एसीटेट लगेंगे। एसीटेट मतलब COOH बॉन्ड होता है। ये एसिटिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा ना, CH3COOH, ये आपका जो सिरका होता है एसिटिक एसिड। तो COOH जो होता है ये एसिड को दर्शाता है, एसीटेट होता है। तो अगर हमें टेट्रा एसीटेट लगाना है तो टेट्रा का मतलब होता है 4, तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो हटा दें और यहां पे लगा दें हम क्या, एसीटेट COO। ये इलेक्ट्रॉन 6 जगह से डोनेट कर सकता है, एक यहां से, एक यहां से, 3 4, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी ये 6 जगहों से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है आपका EDTA। EDTA, ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको इन सबके नाम देखो पता होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको नामकरण करने में दिक्कत होगी। आपको ये जो पहले बताए इथाइलिन डायमीन, कहां गया वो, हाँ, ये सारे जितने हैं, अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अमीनो। इसका जब हम नाम करेंगे तो लिखेंगे अमीनो। इसको बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। अगर इसमें H2O, अगर H2O के पास, H2O बताओ कैसे देगा इलेक्ट्रॉन, H2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं तो वो दे देगा। जब इसको लिखना होगा तो इसको लिखते हैं एक्वा, क्या लिखते हैं, एक्वा। अब इसके बाद जो धातु होती है उसकी, धातु की ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी आनी चाहिए आपको, ऑक्सीकरण संख्या। अब जैसे मान लो वही एग्जांपल ले लो, CONH3 5Cl Cl2, ये था आपके पास। अब हम अगर कहें कि यहां पर देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आती है आप लोगों को। ऑक्सीकरण संख्या किसी भी मेटल आयन की या किसी की भी इन जनरल निकालनी आपको आनी चाहिए, कि मतलब आखिर वो उस मॉलिक्यूल में उसकी अपनी अवस्था क्या है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं, इसका कैसे पता चलेगा। तो अगर हम मेटल आयन, धातु ये कोबाल्ट है, इसकी हमें धातु अवस्था निकालनी तो उसकी X मान लो। बाकी अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता है, अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं होता, अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 लिख देंगे और जितने हैं उससे गुणा करेंगे इंटू 5 प्लस Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 होता है, तो यहां पर -1 लिख दो। कितने हैं, एक ही है तो इंटू 1 कर दो, प्लस यहां पर 2 और है तो यहां पर -1 इंटू 2 कर देंगे। ओवरऑल इस पूरे पे कोई चार्ज दिख रहा है तो बराबर 0 रख देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये कैलकुलेट करो, ये तो पूरा कैंसिल, ये -1 और ये -2, -1 -2 कितना हो गया, ये आपका -1, ये आपका -1 -2, इन दोनों को जोड़ो क्या बनेगा, x -1 -1 माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन उसका आता है जो कि संख्या बड़ी होती है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आएगा। और 2 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हुआ, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर +3। तो यानी कोबाल्ट जो है वो यहां पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। क्या ये बात समझ में आई? उप संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन, देखो ये उप संयोजक संख्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, वो ऑक्सीकरण संख्या थी, ये उप संयोजक संख्या है। इसमें मेटल आयन से जितने भी बॉन्ड कोऑर्डिनेशन जो संकुल था उसमें जुड़े होंगे वो कहलाती है इसकी उप संयोजक संख्या। अगर मान लो आपका लिखा है PtCl4, तो इसमें उप संयोजक संख्या आपकी हो गई, कितनी हो गई, 4।
क्योंकि 4 क्लोराइड आयन प्लेटिनम से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लिगेंड, ये होता है नंबर ऑफ लिगेंड, उप संयोजक संख्या का मतलब होता है कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसमें 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं प्लेटिनम से, इसकी संयोजक संख्या 4 हो गई। इस तरीके से मान लो अभी आपने जो एग्जांपल देखा था FeCN6 K4, इसमें उप संयोजक संख्या क्या है? इसमें 6 है। तो ये बहुत इजी है, इतना ही है और कुछ नहीं है, बस जो नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हो, लिगेंड्स बाहर वाले को मत काउंट करना, बस इसमें गलती करते बच्चे, बाहर वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब नामकरण पे आ जाओ। नामकरण कैसे करते हैं? जो सबसे पहला नियम है, अगर हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे वही ले लेते हैं। और ये नामकरण पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझ लो, ये आपकी परीक्षा में आपको या तो कंपाउंड दे देगा, आपको नाम पूछ देगा, या तो नाम दे देगा और आपसे कंपाउंड पूछ देगा। यही दो तरीके हो सकते हैं पूछने पाछने के, ठीक है। सबसे पहला नियम है, इसमें देखो आपको इतना समझ में आ रहा है कौन सा ऋण आयन है कौन सा धन आयन है। जब भी लवण बनता है तो 2 तरीके, उसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं। Na+Cl- बहुत सिंपल उदाहरण है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी जब बनते हैं तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो यहां पर K जो है वो पॉजिटिव है, और ये पूरा जो एंटिटी है जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या संकुल या उप संयोजक मंडल बोलते हैं, वो है आपका FeCN6, राइट। तो इसमें पॉजिटिव और ऋण आयन और धन आयन आपको समझ रहा है क्या है? बताओ धन आयन क्या है? जब हम धन आयन बोलते हैं तो धन आयन का मतलब होता है पॉजिटिव वाला, और ऋण आयन जब होता है तो नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला K है यहां पे, और ये जो है K+ यहां पर धन आयन है, और FeCN6। अच्छा, इस पे चार्ज क्या है तेरा बताओगे? FeCN पे चार्ज क्या है? माइनस का कितना? अगर AX/BY कोई लवण है, अगर AX और BY लवण है, तो यदि उसको पानी में घोलते हैं तो उसमें जो डिसोसिएशन होगा तो कैसे होगा? हम मान लेते हैं A जो है ये धनायन है, B आपका ऋणायन है। तो A के पास जो बगल में लिखा होता है वो आपका A के मोल्स होते हैं। क्या होते हैं? A के मोल्स होते हैं। और जो दूसरे वाले के बगल में लिखा होता है वो A की ऑक्सीकरण संख्या होती है। A की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहां पर ये टूटने का मतलब है X नंबर ऑफ A बनेंगे, और A के ऊपर जो चार्ज है, ऑक्सीकरण स्टेट है, वो आपका Y+ है। और इसी तरीके से B नंबर ऑफ मोल्स B के Y बनेंगे, जिसके ऊपर चार्ज होगा X का, जो कि X- होगा। यह आपको XY की भाषा में समझाया है जनरलाइज करने के लिए। जनरलाइज मतलब इसका उपयोग करके आप बाकी किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। AX/BY, X जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लिया हमने माना है कि A यहां पर धनायन है, B यहां ऋणायन है, तो X नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दूसरे वाले के नीचे लिखा हुआ स्क्रिप्ट वो शो करता है उसके ऊपर उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, या फिर उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अगर हम K4 FeCN6 को समझें तो क्या बनेगा बताओ बच्चों? यहां पर धनायन क्या है? धनायन क्या है? K है। तो धनायन K है, कितने K आएंगे? कितने K आएंगे? हाँ, कितने आएंगे? 4K। और कितना चार्ज आएगा? देखो बच्चों, पहले तो ये समझ लो कि दो टूटेगा कैसे। टूटेगा, कुछ K बनेंगे और कुछ FeCN6 बनेगा। अगर किसी को ये अभी भी डाउट है कि Fe अलग हो जाएगा, Cn अलग हो जाएगा, तो बता दो। किसी को ये डाउट है क्या कि Fe और Cn भी टूट जाएगा?
अभी हमने बताया था जब भी उपसही संयोजक बनते हैं तो इतने मजबूत बॉन्ड होते हैं कि पानी में घोलने के बाद वो अपने एटम्स में विभक्त नहीं होते। FeCN6 FeCN6 ही रहेगा। जो काउंटर आयन है, जो बाकी आयन आसपास लगे हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो आपस में नहीं टूटते हैं। यही खासियत है इन सारे कंपाउंड्स की। तो यहां बताओ ये बनेगा। अब K के पास तुमने बोला 4 बनेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा? साइन कौन सा आता है? जो दूसरे वाले आयन के नीचे लिखा होता है। तो इस वाले के नीचे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 आएगा, +1, यानी प्लस से भी दिखा सकते हैं। ठीक। और FeCN6 कितने बनेंगे? कितने बनेंगे ये निर्भर करेगा कि उस वाले के नीचे कितना लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब सिर्फ 1 बनेगा, और इस पे चिन्ह कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा दूसरे वाले के पास क्या है। चिन्ह चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा दूसरे वाले के स्टोशियोमेट्री क्या है, और उसके ऊपर जो वो कितने बनेंगे वो डिपेंड करेगा उसकी स्टोशियोमेट्री क्या है। स्टोशियोमेट्री होता है उस पे जो संख्या लिखी है, ये स्टोशियोमेट्री स्क्रिप्ट। तो अभी बताओ इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? अभी आप तुम लोगों को बताया AXBY यदि लिखा है तो X नंबर ऑफ मोल्स होंगे और A के ऊपर चार्ज आएगा जो Y, जो दूसरे वाले के नीचे लिखा हुआ है, और बगल में वो आएगा Y, B के ऊपर चार्ज आएगा जो इसका वाला है वो। तो एक तुम्हारा ये है, एक तुम्हारा ये है। FeCN पे हम तुमसे चार्ज पूछ रहे हैं तो एक दूसरे वाले के नीचे कितना लिखा हुआ है? अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 ही तो आएगा। इसमें धनायन कौन सा है? और ऋणायन FeCN6 है। तो नामकरण का पहला रूल, सबसे पहले धनायन लिखा जाएगा। सबसे पहले धनायन, डिपेंड नहीं करता कि वो कॉम्प्लेक्स वाला है या नॉर्मल वाला है, सबसे पहले धनायन लिखा जाएगा। तो इसका नाम हमने लिख दिया सबसे पहले पोटेशियम। पोटेशियम। दूसरा नियम है, अब आपको जो दूसरा वाला ऋणायन है वो लिखना है। उसको लिखने का तरीका समझो। अगर ऋणायन आपका कॉम्प्लेक्स है यानी संकुल है, उस संकुल को लिखने की विधि होती है। तो अब आपका ये पार्ट खत्म हो गया, राइट? K4 आपने लिख दिया। अब इसको लिखना है आपको। अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले लिगैंड लिखे जाते हैं। इस वाले में धनायन के बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स है यानी संकुल है, मैं जो आपको बोल रहा हूं ना बार बार, संकुल है ये वाला कॉम्प्लेक्स, जो कि टूटता नहीं है, जो कि सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है जिसने। यहां पर सबसे पहले अब लिगैंड लिखे जाएंगे। अब लिगैंड जब लिखे जाते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि उसमें यदि लिगैंड ऋणायन है, यदि लिगैंड ऋणायन है, ऋणायन लिगैंड, उसके आगे, नाम के आगे O लगता है, नाम के आगे O लगता है, O। तो यहां पर लिगैंड क्या है आपका? यहां पर लिगैंड क्या है? साइनाइड। तो साइनाइड लिगैंड है तो आप इसको लिखेंगे साइनाइडो। अच्छा, अब दूसरी बात समझो, कितने हैं यहां पर साइनाइड? 6 हैं। 6 हैं। तो अब देखो, ये दिखाने के लिए कि उसमें कितने हैं लिगैंड, ये उसके लिए हम कुछ शब्द लिखते हैं। अगर 1 है तो कुछ मत लिखो, सीधे लिख दो साइनाइडो। लेकिन अगर 2 हैं तो इसके लिए लिखेंगे डाई। हिंदी में इसको कर लेना, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं डाई माने होता है 2। 3 हैं तो उसको लिखते हैं ट्राई। 4 हैं तो उसको लिखते हैं टेट्रा। 5 हैं तो उसको लिखते हैं पेंटा। 6 हैं हेक्सा। 7 नहीं होंगे वैसे तो हेप्टा बोलते हैं। 8 हैं तो ऑक्टा। इस तरीके से चलता है, ठीक? तो अभी यहां पर कितने हैं? 6 हैं तो लिखेंगे हम हेक्सा। और क्या है? साइनाइड है तो साइनाइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइनाइडो। तो यहां हो जाएगा हेक्सा। इंग्लिश में लिख रहे हैं आप लोग, हिंदी में लिखिएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो।
देखो स्पेस नहीं होनी चाहिए किसी के बीच में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक में लिखा जाएगा, इसको अलग लिख सकते हैं साइनाइडो। अब क्या बचा रह गया आपका ये आयरन Fe। तो जो भी मेटल आयन होता है वो मेटल आयन का नाम लिखा जाता है। मेटल आयन का नाम लिखने के लिए वो जैसे मान लो अगर वहां पर कॉपर है तो आप कॉपर लिख देंगे, अगर वहां पर Ag है तो आप सिल्वर लिख देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, लेड है तो लेड लिख देंगे, LEAD। आयरन के लिए Fe होता है तो Fe को हम आयरन नहीं लिखेंगे, हम फेरेट या फेराइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेरेट या फेराइट। तो उसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है, Fe का नाम आयरन का नाम आई क्यों नहीं रख दिया? सिंबल जो है उसका आई नहीं है क्योंकि आई जो Fe है उसका लैटिन नाम है, लैटिन में ये सारे नामकरण किए गए थे जो इसके सिंबल बनाए गए थे, इसलिए आयरन को Fe बोलते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फेरेट या फेराइट, फेरेट या फेराइट। अब कब फेरेट करेंगे कब फेराइट मैं आपको अभी बताता हूं। अच्छा दूसरी बात ये समझो, ये हो गया आपका। इसके बाद आपको लिखना है धातु। अब ध्यान से समझो, अगर धातु जो है वो कॉम्प्लेक्स है, अगर आपका जो संकुल है, जो उपसंयोजक बंध बना है उसका चिन्ह यदि नेगेटिव है यानी वो ऋणायन है तो उसके आगे 8 लगता है। क्या लगता है? 8। तो अगर यहां पर कॉपर था तो क्यूपरेट लिखते, सिल्वर का तो नहीं लिखते हैं, इसका कोबाल्टेट, फेरेट। तो यहां पर अब फेरेट होगा या फिर पहले आप समझो कि यहां 8 लिखते हैं, ठीक? 8 समझ में आ गया। अब यहां पर उसके बाद लिखते हैं धातु की ऑक्सीडेशन, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। तो अब इस यहां पर आपको निकालनी पड़ेगी। यहां भी आपने क्या निकाली थी? Fe कितने कौन से स्टेट में है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। तो आप यहां पर +2 नहीं लिखते हैं, हम इसको रोमन गिनती में लिखते हैं और बिना चिन्ह के लिखते हैं। तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। तो अगर देखो, अगर आयरन +2 में होता है उसको फेरेट बोलते हैं, और अगर +3 में होता है तो उसको फेराइट बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। +2 कम है तो उसमें फेरेट, +3 ज्यादा है तो फेराइट। ये हो गया इसका नाम, ये है IUPAC नाम। जब आप ये पूरा लिख देंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सबसे पहले धनायन लिखना है। धनायन देखो हमेशा ये नहीं होगा कि धनायन आपका कोई नॉर्मल संख्या हो, क्या पता आपका संकुल जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वही धनायन हो। जैसे आपने जो उदाहरण समझा था CONH3 क्लोराइड Cl2, इसमें आपका धनायन क्या है? इसमें आपका धनायन क्या है? धनायन नहीं है, वो धातु है कोबाल्ट। धनायन आपका ये पूरा है, ये पूरा आपका COClNH3 इस पे चार्ज क्या आएगा? फिर बताओ चार्ज क्या आएगा इस पे? प्लस का आएगा। कितना आएगा? क्योंकि Cl के पास 2 है। हम दूसरे वाले आयन का देखते हैं, दूसरे वाले आयन के जितने होते हैं उसी का हम दिख देते हैं। तो यहां क्लोराइड अगर प्लस माइनस में जाता है तो यहां पर ये प्लस में जाएगा। तो यानी अब आपका जो ऋणायन था वो आपका कॉम्प्लेक्स है, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अब इसका नाम लिखो, बताओ कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको धनायन का लिखना है, तो हमारे पास धनायन आ गया, ये है, और आपका जो ऋणायन है वो ये है, ठीक? तो धनायन का हमें नामकरण करना है। तो धनायन में जब अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम ऋणायन लिगैंड को पहले नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या करेंगे बताओ? इसका नाम कैसे करेंगे? देखो जब भी कॉम्प्लेक्स आए तुम्हारे पास ऐसे, तो तुम सबसे पहले लिगैंड्स के नाम लिखोगे। तो अब इसमें बताओ लिगैंड्स कौन कौन से हैं? यहां पर 2 लिगैंड हैं, यहां पर एक क्लोराइड है और एक अमीन है।
एक अमीन लिगेंड है और एक क्लोराइड है। हाँ, तो जो जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो अमीन पहले आ रहा है या क्लोराइड पहले आ रहा है? कोई बोल रहा है क्लोराइड पहले आ रहा है। क्लोराइड सी से शुरू होता है, अमीन ए से शुरू होता है। यहां पर ए आएगा तो यहां पर पहले लिखा जाएगा ए। तो अमीन कितने हैं यहां पे? 5। तो लिखे, तो क्या लिखेंगे? हेप्टा अमीन, अमीनो। जब भी लिगैंड लिखेंगे उसके आगे ओ लगाएंगे, अमीनो, फिर क्लोराइडो। अच्छा देखो बच्चों, गलती क्या करते हो तुम लोग, यहां क्लोरो लिख देते हो। तो क्लोरो नहीं, यूपीएससी में क्लोराइडो लिखना होता है। क्लोराइडो, क्लोराइडो। इसके बाद कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। हाँ बताओ। सही, पेंटा। हाँ, पेंटा अमीनो क्लोराइडो कोबाल्टेट। अब इसके बाद कोबाल्ट की हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्लोराइड का? निकालो। ब्रैकेट में जब हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो भी रोमन गिनती में। 3 आ गया। उसके बाद लिखते हैं हमारा, देखो पहले धनायन फिर ऋणायन। तो धनायन वाला काम हो गया हमारा। ऋणायन क्या है यहाँ पे? क्लोराइड। तो हम बस यहाँ क्लोराइड लिख देंगे। ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम इसका। समझ में आ गई बात? पहली चीज फिर से समझ लो, पहली हमें लिखना है ऋणायन फिर धनायन। को डिपेंड नहीं करता कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है कौन सा नॉर्मल है। हम बार बार जो बोल रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स, सिंपल, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सहसंयोजक जिसमें बंध बने हुए हैं उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं और दूसरे वाले को सिंपल आयन बोल रहे हैं। तो डिपेंड नहीं करता कि कौन से पे कौन सा चार्ज है। नामकरण करते समय हमें हमेशा पहले धनायन ही लिखना है। तो यहां पर धनायन हमने देखा, धनायन पहले ही लिखा जाता है, इसलिए हमने देखा यहां पर धनायन हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो हमने कॉम्प्लेक्स का नाम जानना स्टार्ट किया। तो जब कॉम्प्लेक्स पे नाम लिखते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले लीगेंड आएगा। लीगेंड वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए हमने अमीनो और क्लोराइड में से अमीनो को चुना क्योंकि वो अल्फा में पहले था। तो पेंटा, उसमें संख्या लिखी, फिर उसके बाद उसका फिर क्या लिखा हमने? मेटल आयन लिखा, फिर मेटल आयन का 8 लगाया। अच्छा हाँ, एक बात और, यहां पर 8 नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। यहां पर 8 नहीं आएगा। 8 तभी आएगा जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होता है, तभी आपका 8 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वरना सिर्फ कोबाल्ट आएगा। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये आपका हो गया नाम। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, फिर आपका धनायन। आपको नाम लिखना समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें लास्ट नियम ये है कि अगर आपके पास कोई विशिष्ट प्रकार के लिगेंड होते हैं, विशिष्ट प्रकार के लिगेंड होते हैं, जैसे ईन हो गया, EDTA हो गया, या PPH3 हो गया। मान लो जैसे PPH3 है, ये PPH3 क्या होता है? देखो एक कंपाउंड होता है PH3 फॉस्फीन, एक लिगेंड होता है PPH3 फॉस्फोरस के ऊपर 3 फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। और ये PPH3 होता है, इसको बोलते हैं ट्राई, क्योंकि 3 है तो ट्राई, और PH मतलब होता है फेनिल, तो ट्राई फेनिल फॉस्फीन, ये इसका नाम होता है इसका। तो जब लिगेंड कोई ऐसा है जहां पर पहले से ही कोई संख्या लिखी है, ट्राई, बाई, या फिर स्पेशल वाले जो आपकी ईन थे, इथाइलिन डायमीन, EDTA, इस तरीके के होते हैं अगर, तो उस केस में आपका जो हम ये जो संख्या लिख रहे थे ना, पेंटा, डाई, ट्राई, ये वाले, इसकी जगह हम लिखते हैं बिस 2 के लिए हम लिखते हैं बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, इस तरीके से लिखते हैं। समझ आई बात? यहां पर
थोड़ा सा नाम बदल देते हैं जब पहले से या तो कोई संख्या लिखी हो या फिर हमारा स्पेशल वाले केसेस हों, स्पेशल वाले इन ईडीटीए वाले। तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे मान लो कंपाउंड है आपका NiCl2 PPH3 होल ट्वाइस। तो जो उदासीन, कुछ उदासीन होते हैं, उदासीन का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं लगा होता है, तो जिस पे चार्ज नहीं लगा होगा उसको भी एज ए धनायन की तरह ट्रीट करके लिख देंगे, उसमें ऋणायन वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, तो एक लिगेंड हमारे पास ये है, एक ये है, तो फिर पहले कौन सा लिखें। ये क्लोरीन है, ये फॉस्फीन है, तो बल्कि ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, तो यहाँ T से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर C से शुरुआत हो रही है, तो हमें पहले ये लिखना होगा। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ डाई क्लोरो, फिर और जब भी स्पेशल वाले केसेस लिखते हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 लगे हुए हैं। हाँ बोलो। क्लोराइडो, हाँ क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। आगे क्या लिखेंगे, ये स्पेशल केस है तो इसलिए यहां पर ये वाला लगाएंगे बिस। और उसके बाद जब स्पेशल केस लिखते हैं तो उसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, लिखेंगे यहां ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और बाकी यहां है निकल। निकल पे क्या चार्ज है, अब यहां पर चार्ज भी लिखना होगा ना, चार्ज भूलना नहीं आप लोग, चार्ज भी लिखना होता है। यहां पर चार्ज क्या है, फॉस्फीन पे कुछ भी चार्ज नहीं है, क्लोरीन पे -1 होता है, क्लोरीन 2 है तो ये -2 और इक्वल के उधर जाके हो गया +2। तो यहां पर आपका जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहां पर ये लिख दिया, तो ये हो गया इसका पूरा नाम। समझ में आ गई बात। ये है आपके नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1-2 और करोगे कि लास्ट एग्जांपल देख लो, K2ZnOH4, ये एग्जांपल देख लो कि आप तुम लोग करो, हम बस केवल बाद में बताएंगे। पहले क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, मुझे बताओ पहले क्या लिखेंगे। पहले धनायन लिखेंगे, और धनायन हमारा सिंपल आयन है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो सबसे पहले धनायन क्या है। तो धनायन अगर सिंपल आयन है तो इसे नाम लिख दो, धनायन अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बाद के स्टेप में, लेकिन अभी फिलहाल धनायन हमारा पॉजिटिव है तो हम सीधे नाम लिख देंगे पोटेशियम। अब इसके बाद ऋणायन जो है हमारा वो ऋणायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। आप समझ, जो हम बार बार बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिंपल, ये समझ आ रहा है आपको। आप भी जब करोगे तो आपको इसी भाषा में करना, तो आपको आसानी होगी। तो ये हो गया आपका नॉर्मल वाला। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन जब लिखना है तो आगे क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ बच्चों। ये क्या है, OH क्या है, OH का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। इसीलिए बोल रहे हैं नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ये जो नाम है ना सब पता होने चाहिए, इन सारे के नाम क्या हैं, तभी आप नामकरण कर पाओगे। यहां पर OH- को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो वहां हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, तो क्या हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, और फिर क्या आएगा लिगेंड। देखो कॉम्प्लेक्स में 2 चीजें तो हैं, एक मेटल है और एक लिगेंड है। लिगेंड और धातु, पहले नाम लिखना है धातु का, जब धातु हो जाए तो पहले नाम लिखना है लिगेंड का, लिगेंड हो जाए तो धातु का, लिगेंड हो गया। अब धातु यहां पर क्या है, जिंक है। चूंकि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एक ऋण आयन है, तो इसलिए जिंक नहीं जिंकेट लिखेंगे, जिंकेट। उसके बाद जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो लिख देंगे। चार्ज क्या है यहां पे निकालो, K के ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, तो -1 4 हैं, तो -4 +2 -4 +2 हो गया तुम्हारा
ये गणित है, कुछ कठिन नहीं है। लिख के देख लिया करो वरना गलती कर दोगे। +1 है, x का पता नहीं, इसका पता नहीं है, ये -1 है, ये 4 लगे हुए हैं बराबर 0, तो माइनस ये हो गया तुम्हारा प्लस का 2, ये प्लस का x, -1, ये माइनस का 4, तो -4 और +2 क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा जिसके ऊपर ज्यादा जो बड़ा है, -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? +2 आ गया। तो यही +2 यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। समझ आया ये? लास्ट एग्जांपल आज का उदासीन का समझ लो कैसे लिखते हैं। NiCO होल 4 लिखा हुआ है, ये उदासीन है। उदासीन मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका क्या लिखेंगे? यहां पर टेट्रा, CO क्या है? कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, बस हो गया इसका नाम। तो यानी जिस पे चार्ज नहीं होता उसको भी धनायन की तरह ट्रीट करते हैं। यहां हमने निकल 8 नहीं कर दिया, निकल ही रखा, भले ही इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन हमने इसे ऋणायन की तरह ट्रीट नहीं किया, धनायन की तरह ट्रीट किया। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है। ठीक है, चलो बाय बाय।